चंद्रगुप्त द्वितीय। अब हम लोग बात करेंगे चंद्रगुप्त टू का, क्योंकि अभी हम लोगों ने बात कर ली है चंद्रगुप्त वन की और समुद्रगुप्त की। और ये सारी बातें हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप लोगों को ये सारी चीजें एक अध्याय संख्या 7 अपने एसएसटी पीएसबीआई के पाठ्यक्रम के अनुसार अपने एसएसटी के पाठ्यक्रम का अध्याय संख्या 7 न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स के तौर पर और के अंतर्गत आप लोगों को देखना है और समझना है और बातें करनी है। तो हम लोगों ने बात कर ली चंद्रगुप्त प्रथम की, अब हम लोगों ने बात कर ली समुद्रगुप्त की। चंद्रगुप्त प्रथम का जो शासन काल था वो 320 से 335 एडी तक था। समुद्रगुप्त 355 से लेकर 380 एडी तक। और उसके बाद जो अगला शासन आया वो आया, अब हम लोग बात करेंगे जो मुख्य शासक थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय थे, यानी कि चंद्रगुप्त टू की बात करेंगे 380 से 412 एडी तक। यानी कि 380 एडी में जब समुद्रगुप्त का शासन खत्म हुआ तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो है वो अगले शासक बने। तो अब हम लोग बात करते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय की। तो मैं आप सभी लोगों का इस कक्षा में स्वागत करता हूं और अब इस कक्षा के माध्यम से इस अध्याय को आगे बढ़ाता हूं। सामने आप लोग स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से ये सारी चीजें देख रहे हैं। पृष्ठ संख्या 64 पर अभी हैं हम लोग। अपने पुस्तक के अनुसार आप लोग इसे अपने पुस्तक में भी देख सकते हैं इसी पृष्ठ संख्या पर। शुरू करते हैं, बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं चंद्रगुप्त प्रथम की, चंद्रगुप्त द्वितीय की। चंद्रगुप्त प्रथम की तो बात हम लोगों ने कर ली, तो द्वितीय की बात करते हैं। लिखा हुआ चंद्रगुप्त टू इज नोन एज चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त टू का नाम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी था, यानी कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को चंद्रगुप्त टू के तौर पर जाना जाता था। ही वाज द सन ऑफ समुद्रगुप्त, ये समुद्रगुप्त के पुत्र थे, यानी कि चंद्रगुप्त वन का पुत्र समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त का पुत्र चंद्रगुप्त टू यानी कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। यानी कि ये चंद्रगुप्त टू जो था वो चंद्रगुप्त वन का पोता था। इन 380 एडी ही ascended द थ्रोन, 380 एडी की बात है जब यह शासक बने। ही एक्सटेंडेड द बाउंड्रीज ऑफ हिज एम्पायर बाय मैट्रिमोनियल अलायंस एंड अदर कॉन्क्वेस्ट। इन्होंने यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने शासन को, अपने साम्राज्य को मैट्रिमोनियल अलायंस और बाकी अलग अलग युद्ध को जीतकर आगे बढ़ाया। मैट्रिमोनियल अलायंस का मतलब होता है दूसरे राजवंश जहां पर अपना शासन नहीं होता है वहां की लड़कियों से विवाह करके जब हम लोग उस क्षेत्र को अपने अधीन लेते हैं तो उन सारी चीजों को हम लोग मैट्रिमोनियल अलायंस कहते हैं, जो हम लोगों ने मुगल काल में अकबर के बारे में भी देखा है। अगर आप लोगों ने अभी वो सारी चीजें नहीं बात की है, आप लोगों ने नहीं पढ़ी है, तो आगे चल के आप लोग देखेंगे कि मैट्रिमोनियल अलायंस जो है ये मुगल काल में भी हुआ करता था। लेकिन अभी हम लोग गुप्ता काल की बात कर रहे हैं, तो चंद्रगुप्त टू जो है वो मैट्रिमोनियल अलायंस यानी कि दूसरे क्षेत्र जहां पर अपना साम्राज्य नहीं है वहां की जो प्रिंसेज है या फिर वहां की जो लड़कियां हैं वहां से उससे विवाह करके उस क्षेत्र को अपना करना, यह मैट्रिमोनियल अलायंस होता है। वैवाहिक गठबंधन कह सकते हैं इसको। ही मैरिड विथ अ नागा प्रिंसेज। चंद्रगुप्त टू यानी कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय का विवाह नागा प्रिंसेस से हुआ। He first military achievement was his victory over Bengal, but his greatest victory was won over the 3 provinces of Western India, Malwa, Gujarat and Kathaiwar। अगर हम लोग बात करें चंद्रगुप्त टू की यानी कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की, तो इनका पहला जो जीत दिखता है वो बंगाल में दिखता है। लेकिन अगर इनके जीत या फिर महानता वाली जीत की बात करें तो इन्होंने जब 3 प्रोविंस, 3 क्षेत्र जो पश्चिम भारत के थे उसको जब जीता तो फिर यहां पर इनकी और ज्यादा वाहवाही हुई या फिर इनकी और ज्यादा प्रसिद्धि हुई। और वो जो 3 प्रोविंस वेस्टर्न इंडिया के हैं वो है मालवा, गुजरात और कठाईवार। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। He assumed the title of Vikramaditya, the son of bravery and power, and Sakari, the enemy of Sakaj, after defeating the Saka chief। चंद्रगुप्त टू
को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता था। ऐसी बातें तो हम लोगों ने पहले की है, लेकिन अब बात आती है कि विक्रमादित्य क्यों कहा जाता था, चंद्रगुप्त टू चंद्रगुप्त विक्रमादित्य क्यों कहलाते थे। तो विक्रमादित्य का मतलब है सन ऑफ ब्रेवरी एंड पावर, यानी कि साहस और शक्ति का जो पर्यायवाची है या फिर जो पुत्र है वो विक्रमादित्य है। इसीलिए चंद्रगुप्त टू चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहलाते थे, या फिर इन्होंने खुद को वो उपाधि दी थी। और ये सकरी भी कहलाते थे, क्योंकि ये जब शाक वंश के मुख्य को जब इन्होंने हराया तो ये एनिमी ऑफ शाक यानी कि शाकों के दुश्मन, शाक वंश के दुश्मन, जिसको साकरी भी कहते हैं, तो ये साकारी भी के नाम से भी जाने जाते थे। He maintained friendly relation with the king of the Deccan and the South। और जहां तक दक्षिण भारत की बात है तो दक्षिण भारत के राजा महाराजाओं के साथ, राजवंशों के साथ, अलग अलग साम्राज्यों के साथ, अलग अलग शासकों के साथ इनका दोस्ताना मैत्रीपूर्ण व्यवहार था, मैत्रीपूर्ण रिश्ता था। Fa Hien the Chinese traveler visited India during the reign of Chandragupta II and left a comprehensive account of life in the Gupta Empire। फा हेन जो एक चाइनीज यात्री थे वो इसी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आए और उन्होंने अपना एक अच्छा खासा समय जो है वो इस गुप्ता काल में, गुप्ता शासन में बिताया। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं अचीवमेंट्स ऑफ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त टू के। अब हम लोग उन सारे अचीवमेंट की, उन्होंने क्या क्या हासिल की, अब हम लोग उसकी बात करते हैं। तो लिखा हुआ है अचीवमेंट में पहला, ही डेवलप्ड ट्रेड रिलेशन विथ चाइना एज वेल एज विथ रोम एंड इजिप्ट। भारत के होने और भारत में शासन के साथ साथ इन्होंने अलग अलग देशों से भी व्यापारिक रिश्ता संबंध बनाया, चाहे वो चाइना की बात करें, इटली वाले रोम की बात करें या इजिप्ट मिस्र की बात करें। दूसरा, बीइंग हिंदू ही ऑलवेज वर्शिप्ड लॉर्ड विष्णु बट ही अलाउड हिज पीपल टू हैव देयर ओन रिलीजियस बिलीफ। जैसा कि इनके पूर्वज थे वैसे ही ये भी थे, ये भी भगवान विष्णु के भक्त थे, चूंकि हिंदू थे, भगवान विष्णु के भक्त थे। और ये बाकी सारे लोगों को भी कहते थे कि तुम्हें जो धर्म, तुम्हें जैसे जीना है, जिस धार्मिक पद्धति से जीना है वैसे जियो, कोई इंटरफेयर नहीं, यानी कि ये बाकी धर्मों का भी सम्मान करने वाले थे, क्योंकि ये सारी चीजें इनके पूर्वज से इनको मिली थी। He issued a large number of coins which speak about the prosperity of the Gupta Empire। इन्होंने अपने शासनकाल में बहुत तरीके के बहुत सारे सिक्कों को बनाया जो यह बताता है कि गुप्ता एम्पायर बहुत ज्यादा धनवान था, या फिर गुप्ता एम्पायर की धनवानता को बताने के लिए इन्होंने लार्ज नंबर ऑफ कॉइन्स बनवाए। चंद्रगुप्त टू वाज अ पैट्रन ऑफ लिटरेचर एंड आर्ट। जहां तक हम लोग आर्ट और लिटरेचर के क्षेत्र की बात करें, कला और साहित्य की बात करें, तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो है इसके पुरोधा थे, या फिर कहें तो इसके समर्थक थे। कालिदास वाज द ग्रेटेस्ट लिटरेरी फिगर ऑफ दिस एज। और कालिदास जिनका नाम लगभग भारत के अधिकांश लोग जानते हैं, वो इसी काल चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि गुप्ता काल के चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल के समय का व्यक्तित्व था। उस समय के ये व्यक्तित्व थे, यानी कि कालिदास जो हैं वो चंद्रगुप्त टू के समय के व्यक्तित्व थे। अब हम लोग बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। अब हम लोग बात करेंगे कि इनके समय में शासन प्रशासन कैसा होता था, प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, उसकी बात करते हैं। पृष्ठ संख्या 64 पर हैं हम लोग। Fa Hien the Chinese pilgrim has written about the efficient administration of the Gupta Empire। फा हेन की बात हम लोगों ने की है, जो चाइनीज यात्री था जो भारत आया था, उसी के लेख से हम लोगों को गुप्ता एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जानकारी मिलती है। द गुप्ता डायनेस्टी प्रोड्यूस अ नंबर ऑफ एबल रूलर। गुप्ता डायनेस्टी यानी कि गुप्ता राजवंश में बहुत सारे सक्षम शासक हुए। दे एस्टैब्लिश्ड एन एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। उन्होंने यानी कि गुप्ता राजवंश में एक बेहतर, एक सक्षम प्रशासनिक प्रणाली चलती थी। देयर वेयर 3 लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। 3 स्तर पर जो है एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रशासन चलता था। एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, एक प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन और एक लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। अब हम लोग इन तीनों की बात करेंगे कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है।
प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, क्योंकि यही तीन स्तर थे चंद्रगुप्त द्वितीय के समय एडमिनिस्ट्रेशन का, जो 3 लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर भी जाना जाता है। लेकिन इन सारे चीजों को जानने के लिए, यानी कि 3 लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन गुप्ता टू चंद्रगुप्ता टू चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, हम लोग बात करेंगे अगली कक्षा में। जब हम लोग आएंगे तो बात करेंगे हम लोग सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की। इसके बाद हम लोग बात करेंगे आर्मी में आने वाले नए सिस्टम की, हम लोग बात करेंगे ट्रेड एंड कॉमर्स की, हम लोग बात करेंगे साइंस की, सोशल एंड रिलीजियस कंडीशन की, गुप्ता काल में डिक्लाइन ऑफ द गुप्ता एम्पायर की भी बात होगी, हर्षवर्धन और हर्ष चरित्र की भी बात होगी, और भी बहुत सारी बातें हम लोगों को अभी इस अध्याय में करनी है। तो इस कक्षा को हम लोग यहीं पर देते हैं विराम। मिलते हैं अगली कक्षा में, तो हम लोग इस अध्याय को यहीं से आगे बढ़ाएंगे।